आप सभी ने आधुनिक भारत का इतिहास तो मेरी प्लेलिस्ट से और कहीं न कहीं किसी न किसी सोर्स से ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने के साथ-साथ बहुत ज़रूरी है उन प्रश्नों को जानना जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि सिर्फ बुक पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलते। एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में, चाहे लाख पढ़ाई कर ले। तो चलिए, आज का टॉपिक है स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल, यानी इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। हुआ क्या, जैसे ही मुगल शासन कमज़ोर पड़ने लगा, धीरे धीरे भारत में जब मुगलों का बादशाहत थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी, तो जैसे जैसे वो कमज़ोर होती गई, छोटे छोटे राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, स्वतंत्र राज्य बनाने और खुद को वहाँ का क्या बनाना शुरू कर दिया, नवाब बनाना शुरू कर दिया। तो वही है वो आज का टॉपिक यहाँ शुरू हो रहा है। जो जो उससे संबंधित प्रश्न पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश, बिहार, एसएससी, सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी तक के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक मत करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एग्जाम के पहले आप इसको जरूर सुन के जाएं, ये एक सिंगल प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। सफदर जंग के बाद निम्न में से कौन एक अवध के नवाब बने? तो देखिए, अवध के कई नवाब बने थे। 1754 में सफदर जंग की मौत हुई और उनके बाद सुजाउद्दौला को फैजाबाद की नवाबी मिली। वह पीढ़ी का तीसरा नवाब था, फैजाबाद रहा और इसके बाद नवाबों को अपने उसमें कर लिया। तो इसका मतलब सफदर जंग के बाद अवध के नवाब बने सुजाउद्दौला। निम्न में से कौन अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी? बहुत इंपॉर्टेंट, फैजाबाद, याद रखिएगा। अवध की पहली राजधानी, अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी क्या? फैजाबाद। फैजाबाद अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी किसने थी? ये भी बहुत जरूरी है जानना। सदाउद खान बुरहानुल मुल्क ने की थी, ठीक है ना। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ईरानी गुट का नेता था। यानी प्रश्न कैसा आएगा, देखिए, समय के हिसाब से जब से लोक सेवा आयोग ने प्रश्नों को टफ करना शुरू किया, तो टफ का मतलब क्या होता है? एक प्रश्न है, अवध के नवाबों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो आपको ये तो पता है कि उनकी पहली राजधानी फैजाबाद थी, ये बहुत बार है। लेकिन अब प्रश्न क्या आ सकता है? अब प्रश्न आएगा, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। अवध के नवाबों की पहली राजधानी फैजाबाद थी। दूसरा ऑप्शन, स्वतंत्र राज्य की स्थापना सआदत खान बुरहानुल मुल्क ने की थी। दूसरा ऑप्शन। तीसरा, ये जो था वो रंगीला यानी मोहम्मद शाह के दरबार में ईरानी गुट का नेता था। अब ऑप्शन देगा केवल एक सही, एक या दो सही, 1, 2, 3 सही या कोई नहीं सही। आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा? अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सआदत खान के बाद सफदर जंग अवध नवाब बना, ठीक है। इसे मुगल बादशाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। तब से अवध के शासक को नवाब वजीर कहलाना शुरू किया गया, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी अवध की राजधानी फैजाबाद से कहाँ शिफ्ट करी गई? लखनऊ शिफ्ट करी गई। ये भी बहुत ज़रूरी है, चूंकि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इस प्रश्न पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, यही वजह है। अब देख लीजिए, अवध के प्रशासन पर निम्न रपटों को पढ़ें। रपट का मतलब जो वो आती हैं, जो गजेट आते हैं, नीचे दिए हुए कूट का कालानुक्रम प्रकट करें। नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, ठीक। ये रिपोर्ट जो है वो विशप हेयर ने 1848 में सबसे पहले क्या किया? लिखा। ये लिखा यानी इसको किसने लिखा? अब एक प्रश्न आ सकता है, इसको किसने लिखा? तो पादरी थे, विशप हेवर ने लिखा। उसके बाद की घटना है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर्स 1949, ये स्लीमैन ने लिखा। ये एक बार नहीं, आपको अभी देखिए रिसेंटली जो पेपर हुआ था उसमें यही सारे प्रश्न आए थे, आप उसको समझ नहीं पाए। आउटरम की रिपोर्ट का भाई, आउटरम की जो रिपोर्ट थी देख लीजिए 1856 में लिखी गई, और ये जेम्स आउटरम की रिपोर्ट, जिसको आधार बनाकर अंग्रेजों ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। यानी आउटरम की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अंग्रेजों ने इसको अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। तो 3 सीक्वेंस, तीनों, सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न जो है वो ऊपर है, कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? याद रखिए, भारतीय राज्य जो अवध था, यानी जो हम आज जहां पे हैं यूपी, वो अवध अंग्रेजों के लिए एक दुधारू गाय था। अंग्रेजों के लिए ये हमेशा एक बफर स्टेट रहा, जिसका अंग्रेजों ने जैसे चाहा वैसे उपयोग किया। मोहम्मद शाह यानी रंगीला के शासनकाल में बुरहानुल मुल्क ने इसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया था। ये जानना बड़ा जरूरी है कि किसने किया? बुरहानुल मुल्क ने। किसके साम्राज्य में किया? मोहम्मद शाह यानी रंगीला के शासनकाल में अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अहमद शाह ने 1748 में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया? तो साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया, ठीक है ना। उसी के बाद से नवाब वजीर कहलाने लगा।
अब दूसरा जो स्वतंत्र स्टेट था वो था मैसूरू। निम्न में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो हैदर अली। दो थे, हैदर अली और उसके बाद फिर टीपू सुल्तान। तो देखिए, हैदर अली मैसूर के सुल्तान थे, इनके बचपन का नाम हैदर नाइक था, ये भी 2 बार पूछा जा चुका है। हैदर अली के समय से ही पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1796। अब आप इसके लिए कहीं भागिए मत, मैंने एक सिंगल वीडियो में यही प्लेलिस्ट में, यही मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारे ट्रिक के साथ रटा रखा है। ये सारी लड़ाइयाँ एग्जाम में ज़रूर आती हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, पहले वाले युद्ध में हैदर अली को आंशिक सफलता प्राप्त हुई। दूसरा मैसूर युद्ध हुआ तो वहां पे दोनों हुआ, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1755 में हैदर अली ने क्या किया था, फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल यानी तमिलनाडु में एक शस्त्रागार का स्थापना किया था। ये सबसे जरूरी है, किसकी मदद से किया था? फ्रांसीसियों की मदद से किया था। कहाँ किया था? डिंडीगुल यानी तमिलनाडु में 1755 में। किसने? हैदर अली ने। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगम, ठीक। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जब हैदर अली मर गया तो उसके बाद उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान, वो गद्दी पर बैठा। हारा ये भी, ठीक। तीसरे और चौथे युद्ध दोनों में ये हारा। 1799 में ये अंग्रेजों से लड़ते लड़ते क्या हो गया, श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर उसकी मृत्यु हो गई, द्वार पर, ठीक। अब अगला आ जाइए, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के युद्ध में ही मारा गया टीपू सुल्तान, ठीक। अब आ जाइए अगला, चौथा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। क्यों? ये किसके किसके बीच में हुआ? चारों आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुए? इन सब की बेहतर एक्सप्लेनेशन मैंने शुरुआत में ही कर रखी है इस प्लेलिस्ट के, वहां से देख लीजिएगा, उसके बाद आप आइएगा। और एक और जरूरी बात, जब आप ये पढ़ लें तो उसके बाद टेस्ट टॉपर्स कोड से जरूर दें। भाई देखिए, आपने प्रश्न भी पढ़ लिया, आप टेस्ट दे के देखिए तो कि जो एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो कैसे सही कर पाएंगे। कौन सा एक टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, गलत, उसने सामुद्रिक सेना बनाई थी। अंग्रेजी शक्ति को रोकने के लिए जल सेना का भी गठन किया था। 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंगलोर, वजीदाबाद और मोलीदाबाद में पोत बनाने के लिए घाट बनाए। मैसूर की जल सेना को कुशल बनाने के लिए फ्रांसीसी जल सेना के लेफ्टिनेंट रिपो को अपनी नौकरी में नियुक्त किया। ये एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है प्रश्न इससे आता है? नहीं, प्रश्न ये आता है, ये देख रहे हैं ना, लेफ्टिनेंट रिपो को अपनी नौकरी में नियुक्त किया। अब अगर यही प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप कहेंगे यार ये तो पढ़ाया नहीं था, सर ने कहा था, वहां से आया नहीं। गलत बात, यहीं से आता है। और कहाँ? अच्छा ये बताइए, मॉडर्न हिस्ट्री चेंज हो जाएगी क्या? नहीं चेंज हो जाएगी। आपको ये बात हमेशा याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं चेंज होगी, उसके प्रश्न नहीं बदलेंगे। हाँ, प्रश्न कई सारे इकट्ठा आ जाएंगे, घुमा फिरा के आ जाएंगे, इतना हो सकता है, ठीक। टीपू सुल्तान के निम्न पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को क्या नहीं दिया गया था? तो फतेह हैदर को नहीं दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ा था, ठीक। 5 फरवरी 1942 को श्रीरंगपट्टनम पे अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान ने समझौता किया, रंगपट्टनम की संधि करी, उसने अनुसार उसको आधा राज्य और उनके साथियों को देना पड़ा, ठीक। ये सब के रूप में देखिए भाग मिला टीपू को 3 करोड़। ये जरूर पढ़िएगा, ये इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए, एक एक लाइन आ सकती है। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, और ये कथन किससे संबंधित है? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ये लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा, तीसरा कॉर्नवालिस, चौथा लॉर्ड वेलेस्ली। सारे ये जितने भी नेता दिख रहे हैं, जितने भी अंग्रेजों के जर्नल दिख रहे हैं, सबकी मैंने शॉर्टेस्ट ट्रिक बनाई है, आपको पता होगा, मैंने आपको शेयर भी करी थी टेलीग्राम चैनल पे, इसका PDF वहीं पे मिलेगा। अब आ जाइए, पहला कर्नाटक युद्ध किससे खत्म हुआ? एक्स ला शैपल की संधि से खत्म हुआ, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, पहला कर्नाटक युद्ध एक्स ला शैपल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से लड़ाई हुई। दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये सब हो चुका है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखना, बस आप वो वीडियो देखिए जो शॉर्टेस्ट ट्रिक की है। अब आ जाइए पंजाब ने भी खुद को क्या किया? स्वतंत्र घोषित किया था। गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार किस पर था? तो जाति व्यवस्था पर। गुरु नानक जी भी पहले हिंदू थे, ये आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता। गुरु नानक जी भी पहले हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं में 4 जाति व्यवस्थाओं से वो बहुत परेशान थे। इस वजह से उन्होंने इसका क्या किया, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, उन्होंने क्या किया, ये जाति व्यवस्था पे ही बहुत तीखा प्रहार किया। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी, याद रखिए। सिखों के सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, ये कम से कम 10 बार UPPSC और MPPSC पूछ चुका है। सिखों के सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे राजा रंजीत सिंह। पंजाब से लाहौर तक इनका साम्राज्य विस्तृत था और इनके राज्य की राजधानी थी लाहौर, याद रखिएगा। और धार्मिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी
लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ये दो प्रश्न कई बार आ चुके हैं। आपसे पूछेगा धार्मिक राजधानी तो अमृतसर, लेकिन राजनीतिक राजधानी इनकी कौन सी थी रणजीत सिंह जी की, तो वो थी लाहौर, याद रखिएगा। उनकी मौत के पश्चात महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेज गवर्नर के हार्डिंग के बीच में पहला आंग्ल सिद्ध युद्ध हुआ। आंग्ल सिख युद्ध पहली बार कब हुआ? हार्डिंग और किसके बीच में? दिलीप सिंह के बीच में। उसके बाद डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में एक तोपखाना खोला जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं जिनको आप गलत कर देते हैं। सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं सदी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ किया। प्रथम सिंह सभा का आरंभ कहाँ से हुआ? तो अमृतसर से हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या है? महाराजा दिलीप सिंह ने, मैंने बोला ना रंजीत सिंह जी के बेटे का नाम था महाराजा दिलीप सिंह, उन्होंने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर कब हस्ताक्षर किए? तो 29 मार्च 1849 को हस्ताक्षर किए। ठीक है ना। और उसके बाद इनको साइन वाइन करा के, इनको हस्ताक्षर करा के पेंशन देके इनकी माता रानी जिंदन के साथ, याद रखिएगा ये प्रश्न 3 बार आया है। दिलीप सिंह जी को कहाँ भेजा गया था? इंग्लैंड भेज दिया गया था पेंशन देकर के। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह जी को कहाँ से प्राप्त हुआ? तो शाह सुजा से प्राप्त हुआ था। तेलंगाना राज्य के गोलकुंडा की खदानों से ये कौन सा कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। वर्तमान समय में ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। ठीक है। नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह पर आक्रमण करके इसको लूटा था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया। उसके बाद यह शाह सुजा को उसके पुत्र शाह सुजा को प्राप्त हुआ। 1809 में शाह सुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को ये भेंट किया। ठीक। 1849 में गुजरात के युद्ध में सिख दिलीप सिंह जी पराजित हो गए। उस समय डलहौजी ने यह हीरा महारानी को भेंट कर दिया। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। पहला टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में है, जबकि दूसरा और तीसरा टुकड़ा ब्रिटेन की राजधानी के मुकुट में विद्यमान है। तो इसका सीक्वेंस कहाँ से हुआ? कोहिनूर हीरे की खजान तेलंगाना राज्य के गोलकुंडा से हुई। अलग अलग राज्यों से होते हुए 1739 में नादिर शाह को मिला। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली को, अहमद शाह अब्दाली के बाद उसके बेटे शाह सुजा को। शाह सुजा ने किसको गिफ्ट किया? रंजीत सिंह जी को गिफ्ट किया। रंजीत सिंह से उनके बेटे के पास पहुंचा। बेटे को जब हरा दिया डलहौजी ने, तो वो उसके बाद वो क्या हुआ? डलहौजी ने यह हीरा उनसे लेकर के अपनी महारानी को दे दिया। ये है इसकी कहानी। ये आपने कहानी इसके पहले शायद ना सुनी होगी, यहाँ पे डिटेल कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। निम्न में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये एक थे महाराजा रणजीत सिंह, याद रखिए। बहुत तेज थे, बहुत अच्छे थे। रणजीत सिंह जी के राज्य में कौन कौन सम्मिलित था? तो सब थे। ये देखिए, रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। उनके 4 प्रांत कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। ठीक है ना। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो याद रखिए दिलीप सिंह जी ही लास्ट थे। उनको उनकी मम्मी के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया था पेंशन देके। इधर देख लीजिए, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? पेरिस में हुई। उनको भेजा कहाँ गया था? इंग्लैंड में। रंजीत सिंह जी का वित्त मंत्री कौन था? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दीनानाथ। ठीक, याद रखिए। इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक तो वित्त मंत्री दीनानाथ थे। फकीर अजीजुद्दीन उनका विदेश मंत्री था। विदेश आदर्श सेना को फौज खास कहते थे, जिसका गठन 1822 में उन्होंने जनरल वंतूरा और अलाड द्वारा किया गया था। इलाही बख्श तोपखाने उनका कार्यवाहक था। अब आप ये बताइए, इसमें से कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको लगेगा अजनबी सा है, लेकिन अजनबी नहीं है। ये सब प्रश्न आया हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है, यही आएगा एग्जाम में, कुछ अलग सा नहीं आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक लाइन भी आपने मिस करी, उधर एग्जाम आपका छूटा। तो मैं जब कहता हूं 30 साल के प्रश्नों को पढ़िए तो ऐसे पढ़िए, कुछ भी मत पढ़ डालिए। ठीक। निम्न में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? तो ये सभी जितने, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह। आपको पता है सलमान खान के जो वंशज हैं वो डोगरा राजपूत ही थे, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला आ जाता है बंगाल। ठीक। जैसे कई सारे राज्य स्वायत्त हो, वैसे बंगाल भी स्वायत्त हुआ। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगालों के नवाबों की राजधानी कौन थी? तो मुर्शिदाबाद थी। ठीक है। 1717 तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1770 में बंगाल के जमींदारों के विद्रोह को दबाकर आंतरिक प्रशासन नीति को उसने सुदृढ़ किया। 1760 के बाद मीर कासिम ने राजधानी को अंग्रेजों की पहुंच से दूर रखने के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद क्या कर दी? उसे हटा के मुंगेर कर दी। ठीक है ना। अब अगला देख लीजिए, राय दुर्लभ क्या था? बंगाल के नवाब का कोषाध्यक्ष था। मुर्शिदाबाद का सेठ कौन था? जगत सेठ। मोहम्मद रजा खां कौन था? बंगाल का दीवान। और बिहार का दीवान था राजा सिताब राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक। कौन सा प्रश्न? ये दिख रहा है ना। सबसे पहले आपको 1 बाय 1 बता दूं, राय दुर्लभ
कौन थे? तो राय दुर्लभ बंगाल के नवाब के कोषाध्यक्ष थे, याद रखिए। राय दुर्लभ किसके थे? बंगाल नवाब के कोषाध्यक्ष। जगत सेठ क्या थे? मुर्शिदाबाद के सेठ थे। मोहम्मद रजा खां क्या थे? बंगाल के दीवान थे। और राजा शिताब राय क्या थे? राजा शिताब राय बिहार के दीवान थे। ठीक है ना, उल्टा लिखा हुआ है, मतलब इस प्रश्न में ये दोनों को उल्टा लिख दिया है, बस इतना ही काम किया है। ठीक, बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नवाब के पद को क्यों बनाए रखा? वो सोचते थे क्योंकि व्यवस्था अभी उनके हित के साथ संगत नहीं हुई है। ठीक, 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के विजय के बाद बंगाल पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। ये बात याद रखिएगा, ये डेट बहुत पूछता है। मीर जाफर के शासन काल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्या आया? धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त करना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। याद रखिए, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर ने अंग्रेजों को कलकत्ता के पास 24 परगना नगद उपहार दिया। उसके साथ धीरे धीरे बंगाल के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार होना शुरू हुआ। यहीं से देखिए अंग्रेजों ने मेन कब्जा, आपको पता है सबसे मेन जो ओरिजिनल अंग्रेजों ने कब्जा किया वो प्लासी के युद्ध के बाद ही किया। वो जो क्लाइव था, क्लाइव ने पूरा कब्जा किया और इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। क्यों? क्योंकि गद्दार थे। मतलब दिक्कत यही है, जान लीजिए, जो सिराजुद्दौला हारा था वो गद्दारी से हारा था, ये भी आपको पता है। अपने को ही गद्दारी से हार गया था और बिल्कुल इतनी बड़ी सेना थी उसके पास कि कभी ना हरा पाता क्लाइव, लेकिन क्लाइव ने दिमाग से काम लिया और उसने हरा दिया। निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? वास्तविक जो कलकत्ता का सरनाथा का चारनाक था, जॉब चारनाक, याद रखिएगा। 1690 में सूनातनी से एक अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना हुई जब चारनाक ने की, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सूतानती में एक अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना हुई। चारनाक ने 1698 में सूतानती, कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त करने के बाद इनकी किलेबंदी की गई। ठीक, फोर्ट विलियम रखा गया। चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। 1700 में यह पहला प्रेसिडेंट नगर हुआ जो बाद में कलकत्ता नगर कहलाया। अब आप ये बताइए, कलकत्ता के बारे में इतनी डिटेल आपने इसके पहले नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ कलकत्ता पता है। कलकत्ता की किसने खोज की, संस्थापक कौन था, इतना ही पता। लेकिन हद ये देखिए, ये है इसका ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक, निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो हैदराबाद की चिंकिलिच खां, या फिर जिनका नाम था निजामुल मुल्क, ने 1724 ईस्वी में। आपने देखा होगा ना, इस रेंज में ही सबकी स्थापना हुई क्योंकि मोहम्मद शाह बहुत ढीला आदमी था, बेकार आदमी था। इस वजह से धीरे धीरे लोगों ने क्या कर लिया, अपना अलग बना लिया। मोहम्मद शाह ने चिंकिलिच खां को आसफ जाह व फर्रुख सियर ने खान खाना का क्या किया, उपाधि दी। अब जरा सा आगे का प्रश्न देख लीजिए, किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी? ये अभी रिसेंटली आया है और एमपी में आया है, एमपी के क्वेश्चन में। निम्न में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी? तो मोहम्मद शाह ने, याद रखिए। और फर्रुख सियर ने सेठ की उपाधि दी। ठीक, जगत सेठ की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह ने। और फर्रुख सियर ने सेठ की। ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मैंगलोर की सन 1784 में, सालबाई की 1782 में और मद्रास की संधि हुई 1769 में। यह है यहाँ तक का। ठीक है ना। अब आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ, आंग्ल मराठा युद्ध भी मैं बता देता हूँ। ठीक, और उसके बाद फिर खत्म करते हैं आज का। ये देख लीजिए, सबसे पहला बात, आंग्ल मराठा युद्ध पे हम लोग ध्यान दें तो कहाँ कहाँ पे मराठाओं के जगह थे। जैसे बड़ौदा में गायकवाड़ थे, मतलब मराठा ही थे लेकिन मराठाओं की अलग अलग कैटेगरी थी। जैसे बड़ौदा में गायकवाड़ थे, इंदौर में होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे और भोसले नागपुर में थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बार बार आता है। मराठों ने 1761 में अफगानों के विरुद्ध हुए पानीपत की तृतीय लड़ाई में भाग लिया। याद रखिएगा, मराठों ने पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ी थी। ठीक है ना। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने के हेतु पैरवी करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष कौन गया था? तो अजीमुल्लाह खां गए थे। ये नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे, अजीमुल्लाह खां, याद रखिएगा। ये बार बार प्रश्न आया है, नाना साहब के प्रधान सलाहकार कौन थे? अजीमुल्लाह थे। और ये कहाँ गए थे? लंदन गए थे पैरवी करने को। किस बात की पैरवी करने के लिए? कि बाजीराव द्वितीय की पेंशन नाना साहब को दी जाए। बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? नाना साहब, याद रखिएगा। ठीक है ना। बाजीराव पेशवा के, अच्छा, इसकी एक बहुत बढ़िया स्टोरी मैंने बना रखी है, आप एक बार देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य याद हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया? तो वो मराठा थे और इन्हीं से सबसे ज्यादा सबकी फटती थी। ठीक, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये 3 संधियां हैं। सबसे पहला बसीन की संधि, दूसरा देवगांव की और दूसरा सूरजी अर्जुन गांव की संधि। सबसे पहली बसीन की संधि क्या हुआ?
अंग्रेजों और पेशवाराव बाजीराव द्वितीय के बीच में 31 दिसंबर 18 को 2 में हुई, ठीक है ना। उसमें पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। दूसरी संधि हुई भोसले और अंग्रेजों के बीच में 17 दिसंबर 1803 को, और तीसरी हुई अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, यानी अंग्रेजों ने धीरे धीरे सब पे कब्जा कर ही लिया। ठीक, अगला आ जाइए। 1891 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को 8 लाख रुपए सालाना के दावे को नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है ना। अब जरा सा यहाँ देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक लड़ा गया। यह युद्ध अंतरिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, लॉर्ड लगाना बंद करे, हेस्टिंग के टाइम पे लड़ा गया। ठीक, बक्सर का युद्ध 1764 में, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69। ये सब की एक बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ मैंने बता रखी है, लेकिन जरूरी क्या है, बक्सर के युद्ध 1764 में वेंसीटार्ट कौन था, गवर्नर जनरल, ये था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलस्ट्रेट था, दूसरे में कौन था, हेस्टिंग था, तीसरे में कार्नवालिस और चौथे में वेलेस्ली था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेस्ली था। आंग्ल मराठा में कौन था, वारेन हेस्टिंग था, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना चाहिए। दूसरे आंग्ल मराठा में वेलेस्ली था, तीसरे आंग्ल मराठा में हेस्टिंग था, और आंग्ल नेपाल में लॉर्ड हेस्टिंग था। ये आपको जरूरी है, क्योंकि टाइमिंग से ज्यादा जरूरी है कौन गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। अब जरा सा देख लीजिए, ये छोटा सा मेरे ख्याल से होगा, बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा है। चलिए यहाँ तक है, इसके बाद हम लोग अगली बार यहाँ से शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो अगला 30 साल के प्रश्न है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से शुरू होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी।